नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का RGS एकेडमी पर। यार चैनल को थोड़ा सा बढ़ाइए आप लोग, बड़ी विनती है आप लोगों से मेरी। हाँ देखिए, एक चीज़ है, आज मैं 1857 की रिवोल्यूशन को मैंने लिया है, क्रांति को लिया हुआ। उसका मेन रीज़न ये है कि क्रांति को पढ़ना कैसे है। मैंने प्री प्लस मेंस दोनों का कंबाइंड मैंने इसको उठाया हुआ है कि आप मेंस में लिखोगे कैसे, आपको प्रॉब्लम कोई ना हो। तो देखिए, किसी भी चीज़ को, इतिहास को समझने के लिए सबसे पहले इतिहास लेखन को समझना होता है और उसकी विचारधारा को समझना होता है। अगर हमने इसको समझ लिया तो समझ लीजिए कि हमारी 90%, मैं तो 90% बोलता हूँ कि समस्या का समाधान हो जाएगा। क्योंकि कुछ लोग चाहे कुछ भी बोलें, लेकिन मेरे हिसाब से इसमें क्या होता है, पुस्तकें लेखकों की जो विचारधारा होती है, ये जो है इतिहास की, मैं इसको आत्मा, सोल मानता हूं। सोल। वीडियो को देखिए, मेंस लिखने में भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए, मेंस जब आप लिखते हो, जैसे 1857 की क्रांति की ही बात करें या किसी चैप्टर की बात करें, तो वहां पे आपको मेंस लिखने में कुछ शब्दों का यूज किया जाता है, जैसे कि परीक्षण करिए, जैसे कि परीक्षण करिए, ठीक है, विवेचना करिए, विवेचना करिए, समीक्षा करिए, समीक्षा करिए, आलोचना करिए, ठीक है, विवरण की बात कर देता है, आलोचनात्मक परीक्षण की बात कर देता है। इस प्रकार से क्वेश्चन पेपर उठा करके देखिए, आपके क्वेश्चन में आता है। लेकिन एक चीज मैं बता दूं कि ये शब्द मैंने परीक्षण, विवेचना, समीक्षा, आलोचना, विवरण, आलोचनात्मक परीक्षण, सब में अंतर होता है। और इस पर मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि अगर ऐसे क्वेश्चन पूछता है तो आपको किन चीजों पर ज्यादा फोकस करना है। अगर समीक्षा बोलता है तो समीक्षा के लिए करने को, किसी चीज को बोल रहा है तो आप कैसे लिखोगे, आलोचना करने की बात कर रहा है तो आप कैसे लिखोगे, परीक्षण की बात कर रहा है तो आप कैसे लिखोगे, या विवरण की बात कर रहा है तो आप कैसे लिखोगे। आराम से मेंस क्लियर होगा। लेकिन इन शब्दों पर अगर आपने ध्यान दिया तो मैं इस पर एक वीडियो बनाऊंगा और आपका क्लियर कर दूंगा। अभी हमको चलना क्या है, अभी हमें चलना ये है, देखिए 1857 की क्रांति के बारे में अगर पढ़ना है तो सबसे पहले हम 1857 की क्रांति से संबंधित विचारधारा को पढ़ेंगे। और उस विचारधारा में मेनली आपके आ जाएंगे, कुछ विचारधारा के लेखक आएंगे आपके, जैसे साम्राज्यवादी विचारधारा के लेखक आ जाएंगे, साम्राज्यवादी, ठीक है। फिर भारतीय विचारधारा के लेखक या भारतीय लेखक आ जाएंगे उसी में। फिर मार्क्सवादी विचारधारा के लेखक आएंगे, ठीक है। और कुछ ऐसे लेखक होंगे जो कि निष्पक्ष होंगे, मतलब उन्होंने 1857 की क्रांति के बारे में एकदम निष्पक्षता पूर्वक उपस्थित वहां पर थे या नहीं भी थे, तो देखा या नहीं देखा, लेकिन निष्पक्ष, जो कोई भी उनको प्रमाण मिला, निष्पक्ष लिखा है। तो कहने का मतलब क्या है कि 1857 की क्रांति को अगर समझना है तो हमें इन सभी विचारधाराओं को समझना बहुत ही जरूरी है। यही बात एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री में भी लागू होती है। अगर आपने विचारधारा को समझ लिया तो मैं कहता हूं कि आपकी 70% 70 से 75% हिस्ट्री की जो समस्या है सॉल्व हो जाएगी और मेंस लिखने में भी आसानी हो जाएगी, ठीक है। तो अब सबसे पहले ऐसे हम देखेंगे 1857 की क्रांति के बारे में कई ऐसे विचारधारा के लेखक आपको मिलेंगे और उनकी पुस्तकें मिलेंगी जिन्होंने इस पर काफी कुछ लिखा है। तो भैया, जब 10 लोग मिल करके कोई चीज लिखते हैं, तो जब 10 लोगों की विचारधारा को जब हम पढ़ते हैं तब किसी निष्कर्ष पे पहुंचते हैं, तभी हमारे लिए मेंस लिखना आसान होता है, ठीक है। हालांकि क्लास 3 प्लस मेंस दोनों कंबाइंड है। और अगर किसी 1857 की क्रांति को पढ़ना है तो सबसे पहले हमको विचारधारा को पढ़ना पड़ेगा। अगर विचारधारा को नहीं पढ़ेंगे तो मैं दावे के साथ कर सकता हूं कि आपकी जो समझ 1857 की क्रांति के बारे में वो अधूरी रह जाएगी। तो सबसे पहले हम विचारधारा को, इसीलिए मैंने विचारधारा को पढ़ाना शुरू किया है। मैं मंगल पांडे से क्रांति की शुरुआत या रीजन, कारण या स्वरूप से मैं चर्चा नहीं कर रहा हूँ। सबसे पहले विचारधारा पे चल रहा है। तो सबसे पहले हमारी विचारधारा पे सबसे साम्राज्यवादी विचारधारा पे चलेंगे, ठीक है। साम्राज्यवादी विचारधारा पे चलेंगे और साम्राज्यवादी कुछ लेखक आएंगे जिन्होंने 1857 की क्रांति के बारे में क्या बोला है, ठीक है। उस पर सबसे पहले हम आएंगे T.R. होम्स की तरफ। T.R. होम्स, ठीक है, इस साम्राज्यवादी विचारधारा के लेखक हैं। एक चीज साम्राज्यवादी विचारधारा का मतलब क्या होता है कि साम्राज्यवाद का पोषक, ये लोग
ब्रिटिश साम्राज्य के बारे में जो कुछ भी लिखते हैं मतलब पॉजिटिव ही लिखते हैं। कहने का मतलब क्या है कि वो ब्रिटिश राज्य को भारत में कानूनी रूप से वैध मानते हैं। तो कई तरीके की बात आती है जो बाद में क्लियर होंगी। पहले इनके बारे में देखा जाए। इन्होंने कहा था इसके बारे में कि यह बर्बरता व सभ्यता के बीच युद्ध था। ये कथन है इनका। ठीक है, अब चलते हैं एक और बहुत ही आईएमपी है, एल आर रीच का कथन बहुत ही आईएमपी है। डब्ल्यू का नाम इसको करते हैं। एल आर रीच ने बोला था कि यह धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध षड्यंत्र था। ईसाइयों के विरुद्ध षड्यंत्र का परिणाम था। ठीक है, इनका ये कथन है। फिर आते हैं आपके सर जेम्स आउटरम और एक है इसी में डब्ल्यू टेलर। अब ये क्या बोलते हैं, ये दोनों लोगों का एक ही कहना था कि यह यानी विद्रोह जो था यह हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का, हिंदू प्लस मुस्लिम षड्यंत्र का परिणाम था। अगला देखते हैं साम्राज्यवादी विचारधारा के लेखकों में सर जॉन लॉरेंस और प्लस सीले दो लोगों का नाम है। ये लोग इसको कहते हैं कि यह एक सैनिक विद्रोह था। अब एक और आएंगे। ठीक है, अब वो साम्राज्यवादी विचारधारा के लेखक नहीं है, लेकिन यहीं पर देख लेते हैं बेंजामिन डिज़रायली। इन्होंने क्या कहा था इसके बारे में, 1857 की क्रांति के बारे में इन्होंने सीधे सीधे कहा था कि यह मतलब राष्ट्रीय संघर्ष था। ठीक है, इन्होंने बोला था इसको कि यह एक राष्ट्रीय संघर्ष, राष्ट्रीय स्वतंत्रता संघर्ष है, राष्ट्रीय संघर्ष था। अब यहां पे देखिए, अब जब देखिए यहां पे अब देख रहे हैं हम लोग साम्राज्यवादी विचारधारा के लेखकों में टी.आर. होम्स, एक कथन भी आपको याद करके रखना है। टी.आर. होम्स का क्या कहना था कि यह बर्बरता और सभ्यता के बीच युद्ध था। ठीक है ना। अब ये मानते हैं कि भैया जिन लोगों ने हिंदू और मुसलमान जो थे जिन्होंने विद्रोह में भाग लिया था वो बर्बर थे और हम लोग सभ्य थे, मतलब अंग्रेज जो हैं सभ्य हैं। तो इन्होंने अंग्रेजों को सभ्य कहा और हिंदू मुसलमानों जिन्होंने विद्रोह किया था बर्बर का। ठीक है ना। तो देख रहे हैं साम्राज्यवादी विचारधारा के लेखक सीधे सीधे इसके लिए किसको उत्तरदायी ठहराते हैं, भारतीयों को। ठीक है, अच्छा ये बताइए। दूसरा है एल.आर. रीच भी वही बोलते हैं, कहते हैं यह धर्मांधों का यानी हिंदुओं और मुसलमानों का ईसाइयों के विरुद्ध क्या था, षड्यंत्र था। ये भी चीज आपको याद होनी चाहिए कि कथन किसका है। इसके बाद सर जेम्स आउटरम और डब्ल्यू टेलर जी क्या कहते हैं कि यह हिंदू प्लस मुस्लिम षड्यंत्र का परिणाम था। ये लोग भी वही स्वर बोलते हैं कि यह हिंदू और मुस्लिम षड्यंत्र का परिणाम था। किसने कहा था, ये सब आपको याद होनी चाहिए, ये प्रीलिम्स में काम करेगा। सर जॉन लॉरेंस और सीले दो लोग मिलकर के कहते हैं कि यह एक सैनिक विद्रोह था। ठीक है ना। सिर्फ बेंजामिन डिज़रायली इसको एक राष्ट्रीय संघर्ष या राष्ट्रीय विद्रोह मानते हैं।
ठीक है। तो इन कथनों से क्वेश्चन वन लाइनर में यही आता है कि इनमें से यह कथन या किसका है, इसको सुमेलित करने के लिए भी क्वेश्चन कर सकता है। तो अब इससे क्या निष्कर्ष निकलता है कि हम लोग देख रहे हैं कि जितने भी साम्राज्यवादी विचारधारा के लेखक हैं सभी लोग इस 1857 की क्रांति के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार किसको मानते हैं, हम लोगों को मानते हैं, यानी भारतीयों को मानते हैं। ठीक है, ये भारतीयों को क्या मानते हैं, भारतीयों को बर्बर मान रहे हैं, अपने को सभ्य मान रहे हैं, हम लोगों को धर्मांध या कट्टर मान रहे हैं, अपने आप को मतलब ईसा कर रहे हैं कि ईसाइयों के विरुद्ध जो है षड्यंत्र किया गया, ये चीज मान रहे हैं। और यहाँ पे डब्ल्यू टेलर और सर जेम्स आउटन भी कह रहे हैं कि यह हिंदू और मुस्लिम षड्यंत्र का परिणाम था, यानी कि हम लोगों ने षड्यंत्र उनके विरुद्ध किया था, मतलब उनकी कोई भी गलती नहीं है, उन्होंने बड़े अच्छे तरह से हमारे यहाँ शासन किया। ठीक है, तो मिला जुला करके सीधे भी कहते हैं कि यह सैनिक विद्रोह था। तो मिला जुला करके मैं इसलिए इस विचारधारा को बताना चाहता हूँ। विचारधारा जब आपकी समझ में आएगी, अब हमने साम्राज्यवादी विचारधारा को देख लिया कि ये लोग क्या करते हैं 1857 के विद्रोह के बारे में, पूरी तरह से विद्रोह की जिम्मेदारी, विद्रोह के लिए पूरी तरह से मतलब उसको क्या बोलते हैं कि पूरी तरह से विद्रोह को षड्यंत्र मानते हैं, या हम लोगों को बर्बर करके पुकारते हैं, या कहने का मतलब क्या है कि पूरी तरह से इनके कहने का मतलब यह है कि जो विद्रोह हुआ था वह उसका कोई रीजन नहीं था, मतलब हम ही लोग जिम्मेदार थे बिना किसी कारण के। ये लोग बहुत ही अच्छे, मतलब किसी प्रकार की इनके प्रशासन में कोई त्रुटि नहीं थी। तो मिला जुला करके साम्राज्यवादी विचारधारा के लेखकों का कहना, लेखकों के कथन का जो परिणाम निष्कर्ष निकलता है वही निकलता है कि अंग्रेज जो है पूरी तरह से क्या है, इस विद्रोह के लिए कहीं से किसी प्रकार से विद्रोह जो हुआ उसमें इनका कोई हाथ नहीं था, इनके प्रशासन का कोई हाथ नहीं था, कहने का मतलब ये है। अच्छा, यहाँ पे देखिए सर बेंजामिन डिज़राएली सिर्फ ये कहते हैं, इन्होंने हाउस ऑफ कॉमन्स में बोलते हुए कहा था कि यह एक राष्ट्रीय विद्रोह था। ठीक है, अब इन चीजों को देखने के बाद एक चीज हमारी कॉमन सी हमारे सेंस में आ जाती है कि साम्राज्यवादी विचारधारा के जितने भी लेखक हैं वो पूरी तरह से इस विद्रोह के लिए या इस संघर्ष के लिए भारतीयों को जिम्मेदार ठहराते हैं, और मतलब इसको एक बेवजह का विद्रोह ही बताते हैं। ठीक है, तो अब कुछ और जब लेखकों को जानेंगे तभी हमारा मतलब ये चीज क्लियर होगा। बाकी ये चीज आपको याद रखनी जरूरी है कि इनका कथन बहुत ही आईएमपी है कि किसने इस विद्रोह के बारे में क्या कहा था। चलिए अब देखते हैं, थोड़ा सा चलें, थोड़ा सा भारतीयों की तरफ चलते हैं। भारतीयों में एक आएंगे आपके एस.एन. सेन, सुरेंद्रनाथ सेन। ठीक है, इनकी पुस्तक का नाम क्या था, 1857 ये क्वेश्चन पूछा गया है कई बार कि एस.एन. सेन की पुस्तक का नाम क्या है, उसका नाम है 1857, और इन्होंने भारत सरकार के कहने पर ही यह पुस्तक लिखी थी। इन्होंने भारत सरकार के कहने पर ही पुस्तक लिखी थी, यानी भारत सरकार ने इनसे अनुरोध किया था कि आप जो है 1857 की क्रांति के बारे में पुस्तक प्रकाशित करिए। ठीक है, तो इन्होंने जिस पुस्तक को, अब एक क्वेश्चन किया गया है कि 1857 किसकी पुस्तक थी या भारत सरकार के कहने पर किस राइटर ने लिखी थी। ठीक है, अब एस.एन. सेन की अगर हम बात करें तो एस.एन. सेन जी 1857 के बारे में कहते हैं, इनका कहना सिर्फ, वैसे किताब बड़ी है, बहुत कुछ इन्होंने लिखा है, लेकिन इनका कहना यह है, इन्होंने मतलब एक वाक्य में अगर बोला जाए तो ये कहते हैं कि 1857 का विद्रोह को केवल सैनिक विद्रोह नहीं कहा जा सकता, केवल सैनिक विद्रोह नहीं कहा जा सकता। विद्रोह नहीं कहा जा सकता। यद्यपि, ये आगे बोलते हैं कि यद्यपि कि इसे राष्ट्रीय विद्रोह या संग्राम भी नहीं कहा जा सकता, विद्रोह या संग्राम भी नहीं कहा जा सकता।
नहीं कहा जा सकता। ठीक है, अब दूसरे राइटर की तरफ चलते हैं, आर सी मजूमदार की तरफ। आर सी मजूमदार, ठीक है। तो सबसे पहले आर सी मजूमदार की पुस्तक को देखना जरूरी कि आर सी मजूमदार की पुस्तक क्या थी। इससे पहले हम एक चीज जानेंगे कि ये चीज आप देखिए, सबसे पहले भारत सरकार ने आर सी मजूमदार को ही 1857 की क्रांति के बारे में लिखने के लिए आमंत्रित किया था, लेकिन सरकारी समिति से अनबन हो जाने के कारण आर सी मजूमदार ने क्या किया, मतलब नकार दिया। इन्होंने कहा कि नहीं, हम नहीं लिखेंगे, मतलब जो समिति बनी थी उससे अनबन हो गई, इसलिए इन्होंने इतिहास लिखने से मना कर दिया। तब जाकर के एस एन सेन ने 1857 नामक पुस्तक लिखी 1857 की क्रांति के बारे में। अगर क्वेश्चन करें कि सबसे पहले किसको यह मौका दिया गया था, किससे कहा गया था, तो आपका ऑप्शन जाएगा आर सी मजूमदार से कहा गया था। फिर आर सी मजूमदार ने क्या किया, इनकार कर दिया। इनकार करने के बाद इन्होंने अपनी स्वतंत्र रूप से पुस्तक लिखी थी। ठीक है, इनकी पुस्तक का नाम भी एग्जाम में पूछता रहता है। इनकी पुस्तक का नाम है सिपॉय म्यूटिनिटी, सॉरी सिपॉय MUTINI, सिपॉय म्यूटिनिटी एंड द रिबेलियन, REBELLION, रिबेलियन ऑफ 1857। ठीक है, अच्छा देखिए, अब यहां से पुस्तकों को भी, इनकी पुस्तक आपको याद करके रखनी पड़ेगी। आर सी मजूमदार की पुस्तक क्या नाम है, सिपॉय म्यूटिनिटी एंड द रिबेलियन ऑफ 1857, इनकी पुस्तक का नाम है। ये भी क्वेश्चन किया गया है, तो क्वेश्चन आपको याद रखना पड़ेगा। इन्होंने क्या किया, इनका उद्देश्य जो है 1857 की क्रांति के बारे में लिखना नहीं था, मतलब क्रमबद्ध लेखन नहीं था। इन्होंने कुछ विशेष पहलुओं पर ध्यान दिलाया है, बताया है। जैसे इनका कहना है कि तथाकथित जो इसे राष्ट्रीय विद्रोह कहा जाता है, राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है, तो ना ही यह प्रथम था, ठीक है ना तो इसको हम क्या कह सकते हैं। इनके कहने का मतलब क्या था कि तथाकथित 1857 की क्रांति ना प्रथम थी, ना राष्ट्रीय विद्रोह ना स्वतंत्रता संग्राम। ठीक है, इन्होंने इसको ना तो राष्ट्रीय विद्रोह माना, ना तो स्वतंत्रता संग्राम माना, और ना ही इसको जो है प्रथम क्रांति ही माना था। तो कहने का मतलब क्या है, इन्होंने इसका एक संतुलित विवरण प्रस्तुत किया है और उसमें इन्होंने बहुत कुछ लिखा हुआ है। कई चीजों के बारे में लिख करके अपने दृष्टिकोण को व्यक्त किया है। मतलब इनके कहने का मतलब ये है कि इसको हम ना तो राष्ट्रीय कह सकते हैं, ना तो प्रथम स्वतंत्रता संघर्ष ही कह सकते हैं, और ना ही इसको हम मतलब इसको प्रथम क्रांति ही कहा जा सकता है। ठीक है, और मिला जुला करके इनके कथन का निष्कर्ष यही निकलता है कि ये जो विद्रोह हुआ था, इनका कहना था कि इसमें बहुत से लोगों ने भाग लिया था, इसके बहुत से कारण थे, इसने बहुत से आयाम ग्रहण किए थे। तो इनके कहने का मतलब एक व्यापक नजरिया था। ठीक है, तो इन लोगों की पुस्तक का नाम आपको याद करके रखना है और इनके कहने की बात क्या थी। जैसे इनके कहने का क्या नाम इनका, एस एन सेन जी का 1857 जो था, जो भारत सरकार कहने को लिखी गई थी, उसमें इन्होंने कहा था कि इसे यद्यप कहा इन्होंने कि 1857 का विद्रोह को केवल सैनिक विद्रोह नहीं कहा जा सकता। उन्होंने बोला कि सैनिक विद्रोह नहीं कहा जा सकता, यद्यप किसी राष्ट्रीय विद्रोह या संग्राम भी नहीं कहा जा सकता। बात वही है, इन्होंने भी लगभग इसी तरह की इन्हीं की तरह की बात इन्होंने भी करी थी। ठीक है, तो अब इन दोनों लोगों को हमने देख लिया। अब थोड़ा सा चलते हैं, एक और लेखक हैं जिनका नाम है, दिख रहा है कि नहीं, थोड़ा देख ले, इसको मिटाना पड़ेगा, मिटा करके देखते हैं। ठीक है, तो दोनों राइटरों की किताब का नाम ये आपको याद करके रखना है और उनके कथनों को याद करके रखना है। ठीक है, अब चलते हैं हम, एक राइटर है हमारे अशोक मेहता। अशोक
मेहता। इनकी पुस्तक का नाम है द ग्रेट रिवेलियन। ठीक है, ये इनकी पुस्तक का नाम है द ग्रेट रिवेलियन। द ग्रेट रिवेलियन किसकी पुस्तक का नाम है? तो आपका ऑप्शन जाएगा अशोक मेहता की पुस्तक का नाम है। ठीक है, और द ग्रेट रिवेलियन में इन्होंने 1857 की क्रांति के बारे में क्या कहा? इनका कहना था कि यह एक राष्ट्रीय विद्रोह था। तो देखिए, द ग्रेट रिवेलियन में अशोक मेहता इसको क्या कहते हैं? राष्ट्रीय बताते हैं। अब इसके लिए इन्होंने काफी लंबा चौड़ा मतलब लेख डाला है कि किस आधार पे इनको राष्ट्रीय विद्रोह इन्होंने कहा था। तो वहां तक हमको नहीं जाना है, बस हमको अशोक मेहता की बुक को जानना है। द ग्रेट रिवेलियन किसकी पुस्तक है? अशोक मेहता की पुस्तक है। और इन्होंने क्या कहा था कि यह एक राष्ट्रीय विद्रोह था। जैसे बेंजामिन डिज़रायली ने भी क्या कहा था कि यह एक राष्ट्रीय विद्रोह था। तो कथनों को आपको याद करके रखना पड़ेगा कि निम्न में से किन्होंने इसे राष्ट्रीय विद्रोह माना है। तो दो लोग हमको मिल गए, एक बेंजामिन डिज़रायली भी मिल रहे हैं और इसके बाद अशोक मेहता जी भी मिल रहे हैं। इसके बाद हम देखेंगे वीर सावरकर जी। वीर सावरकर इनकी पुस्तक का नाम है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, द फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, इनकी पुस्तक का नाम क्या है? द फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस। पुस्तक का नाम आपको याद करके रखना है। इस पुस्तक में भी इन्होंने क्या कहा था? देखिए, इस पुस्तक में इन्होंने इसको जो है क्या माना था? इन्होंने इसको भी स्वतंत्रता संग्राम माना था। इसको क्या माना था? स्वतंत्रता संग्राम माना था। ठीक है, अब देखिए यहां से एक चीज है, अब इनके पुस्तक लिखने का उद्देश्य क्या था? इनके पुस्तक लिखने का उद्देश्य क्या था? लोगों के बीच में अंग्रेजों के विरुद्ध जो है मतलब भावना, अंग्रेज विरोधी भावना को पैदा करना। ठीक है, और दूसरी बात क्या थी कि लोगों को बलिदान के लिए मतलब अपने देशभक्ति की भावना को पैदा करना और लोगों को बलिदान के लिए, देश के लिए जान देने के लिए बलिदान देने के लिए तैयार करना, याद कर सकते हैं कि उसके प्रति प्रेरित करना था। इसलिए यह एक ऐसी पुस्तक थी कि जब तक यहाँ पे कहने का मतलब पूरे 1857 की क्रांति के बाद तक यह पुस्तक जो है अंग्रेज जब तक यहाँ पर शासन किए प्रकाशित नहीं हो पाई, प्रकाशित नहीं हुई। इस पुस्तक का प्रकाशन बाद में चल करके हुआ था। तो ये चीज आपको याद करके रखनी है। वीर सावरकर जी का कहना क्या था? द फर्स्ट वार, इनकी पुस्तक का क्या नाम था? द फर्स्ट वार फॉर इंडिपेंडेंस। इसमें इन्होंने क्या कहा था? इसको 1857 की क्रांति को स्वतंत्रता संग्राम कहा था। ठीक है, और ये पुस्तक प्रकाशित नहीं हो पाई थी। ठीक है, जब तक अंग्रेज यहाँ शासन करते रहे तब तक यह पुस्तक प्रकाशित नहीं हो पाई थी। अंग्रेजों के जाने के बाद ही यह पुस्तक प्रकाशित हो पाई थी। और इस पुस्तक में इन्होंने क्यों नहीं प्रकाशित हुई थी? उसका रीजन क्या था कि इस पुस्तक में इन्होंने क्या किया था? अंग्रेजों के विरुद्ध जो है लोगों में भावना भरने का प्रयास किया था और लोगों को देश के लिए बलिदान होने के लिए प्रेरित किया था। इसलिए पुस्तक प्रकाशित नहीं हो पाई थी। तो इसमें इन्होंने इसको स्वतंत्रता संग्राम कहा था। ठीक है, अच्छा, अब एक दो लोगों को देखते हैं, जैसे सर सैयद अहमद खान। सर सैयद अहमद खान ये उस समय बिजनौर में अमीन के पद पर थे। बिजनौर में अमीन के पद पर थे। अमीन के पद पर थे। इन्होंने भी इस विद्रोह को क्या कहा? सैनिक विद्रोह कहा था। सैनिक विद्रोह। ठीक है, इसके बाद हमको एक दो लेखकों के नाम और आ जाएंगे। दुर्गादास चट्टोपाध्याय। इसके बाद हमें एक लेखक आएंगे दुर्गादास चट्टोपाध्याय। दुर्गादास चट्टोपाध्याय
जो उस समय बरेली में थे, उस समय बरेली में थे, ठीक है। और इसके बाद एक बरेली में थे, इसके बाद दो लोगों का नाम और आता है, मुंशी जीवन लाल और एक मुसलमान आते हैं नेता जिनका नाम था मोइनुद्दीन। ये लोग उस समय दिल्ली में थे। अब इसको मैं समझाने की क्यों कोशिश कर रहा हूं, इन लोगों ने भी इसको क्या बोला था, सैनिक विद्रोह। जब आप बड़ा एग्जाम देने जाओगे तो ये क्वेश्चन कर सकता है कि किसने इसको सैनिक विद्रोह की संज्ञा प्रदान की थी। अब हम देख सकते हैं सर सैयद अहमद खान से क्वेश्चन पूछा है कि जिस समय 1857 की क्रांति हुई थी उस समय यह कहां पर और किस पद पर थे, तो बिजनौर में थे और अमीन के पद पर थे। और इन्होंने 1857 की क्रांति को क्या बोला था, सैनिक विद्रोह बोला था। इसके बाद दुर्गादास चट्टोपाध्याय का नाम आता है जो उस समय बरेली में थे, ठीक है। और एक मुंशी जीवनलाल का नाम आता है और एक मोइनुद्दीन का नाम आता है। ये दोनों लोग दिल्ली में थे और इन दोनों लोगों ने भी इसको इस विद्रोह को क्या संज्ञा दी थी, सैनिक विद्रोह की संज्ञा दी थी, ठीक है। तो अब इन लोगों की विचारधारा को हमने देख लिया। अब 2-3 और विचारधारा को देखेंगे, इसके बाद हम आपको बताते हैं कि कैसे मेंस में लिखना है आपको। ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए, किसने सैनिक विद्रोह कहा, कहाँ पे कौन था, सारी फैक्ट IMP है, ठीक है। एक नाम आता है एक अंग्रेज का। अब देखिए एकदम इन्होंने एक निष्पक्ष लेखक है, राइट्स। इन्होंने यूपी के मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, बुलंदशहर के क्षेत्रों का अध्ययन करने के बाद इन्होंने कहा, जैसे इनका कहना यह था कि इस क्षेत्रों में चाहे वो उपजाऊ जमीन रही हो, उपजाऊ इलाके प्लस हम कर सकते हैं कि जहां पे खेती बाड़ी ना हो पाती हो उसको कर सकते हैं क्या बोलते हैं उसको, जहां पे खेती बाड़ी नहीं होती है, बंजर इलाके कर सकते हैं, बंजर इलाके, उपजाऊ प्लस बंजर इलाके। अब इन्होंने कहा कि मुजफ्फरनगर, सहारनपुर और बुलंदशहर के उपजाऊ भूमि रही हो चाहे अनुपजाऊ भूमि रही हो, ठीक है, चाहे कम पैदावार हो रही हो चाहे बहुत पैदावार हो रही है, वहां के लोगों ने, वहां के किसानों ने इस विद्रोह में भाग लिया था। वहां के किसानों ने इस विद्रोह में भाग लिया था, इनका कहना यह था। हालांकि ये सिर्फ मुजफ्फरनगर, बुलंदशहर और सहारनपुर की बात कर रहे हैं। इनका पूरा नाम राइट्स ने एरिक स्टोक है, ठीक है, इनका नाम एरिक स्टोक है। तो अगर ये क्वेश्चन किया जाए कि मुजफ्फरनगर, सहारनपुर और बुलंदशहर वाले एरियाज का अध्ययन करने के बाद अध्ययन किसने किया था 1857 की क्रांति के बारे में, तो आपका ऑप्शन जाता है एरिक स्टोक की तरफ। एरिक स्टोक ने इन्होंने कहा था कि वहाँ पे चाहे मतलब खेती हो रही हो या नहीं हो रही हो, उपजाऊ भूमि वाले इलाके और अनुपजाऊ भूमि वाले इलाके, दोनों इलाकों के लोगों ने इसमें जो है मतलब क्या किया था, इस आंदोलन में भाग लिया था। तो कहने का मतलब, इनके कहने का सेंस निकलता है कि किसानों ने इस आंदोलन में भाग लिया हुआ था, ठीक है। अच्छा देखिए, अब कोई कह रहा है सैनिक विद्रोह, कोई कह रहा है कि किसानों ने भाग लिया, किसी ने कह रहा है कि राष्ट्रीय विद्रोह था, कोई कह रहा है हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का परिणाम था, कोई कुछ कह रहा था। तो मैंने इतने लोगों का नाम क्यों लिया, उसको समझाने के लिए आप समझ जाएंगे। बस एक एग्जाम्पल और मैं दूंगा। एक लेखक आएंगे आपके गौतम भद्र, इन्होंने 4 लोगों का नाम लिया है, 4 लोगों का नाम लिया। उन चारों का नाम हमारे लिए बहुत ही जरूरी है, ठीक है। एक का नाम लिया है बरौत तहसील के जमींदार,
बरौत तहसील के जमींदार शाहमल। दूसरा इन्होंने बताया था मथुरा के खुदकास्ट किसान देवी सिंह। ठीक है, एक इन्होंने बताया तीसरा छोटा नागपुर, जो आदिवासी इलाका है, छोटा नागपुर का आदिवासी नेता जिसका नाम था गोन। ठीक है, और इन्होंने एक नाम लिया मौलवी, चौथा फैजाबाद के मौलवी अहमदुल्ला का, मौलवी अहमदुल्ला का, इन लोगों का नाम लिया। अब इन लोगों में देखिए एक चीज ये है, इनका एक क्यों गौतम, अब यहां से क्वेश्चन क्या करता है कि गौतम भद्र ने निम्न में से किन किन का जिक्र किया हुआ 1857 की क्रांति के बारे में, नेतृत्व के बारे में। तो मान लीजिए बरौत तहसील के जमींदार शाहमल ने इसमें भाग लिया था। ठीक है, मथुरा से किसने नेतृत्व किया था? देवी सिंह ने किया था। छोटा नागपुर वाले इलाके से गोंड ने इसका नेतृत्व किया था, और फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला जो कि काफी फेमस हुए थे, इन्होंने नेतृत्व किया था। तो इन लोगों का नाम लेने का इनका मतलब क्या था? शाहमल है जमींदार, देवी सिंह है किसान, ठीक है, गोंड क्या है? आदिवासी नेता है, और मौलवी अहमदुल्ला क्या है? फैजाबाद के मुस्लिम नेता है। तो इन्होंने समझाया कि भैया इसे आप राष्ट्रीय कर रहे हो, कोई कह रहा है सैनिक कर रहा है, कोई कह रहा है सैनिक कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई षड्यंत्र का परिणाम बता रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो उनके कहने का मतलब ये है कि उन्होंने सीधे सीधे इन लोगों का नाम 4 एग्जाम्पल देकर के बताया कि देखिए इसमें जमींदार भी शामिल है, किसान भी शामिल है, आदिवासी लोग भी शामिल हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि इसमें राजनीतिक लोग भी शामिल हैं, और इसमें सिर्फ इनके इन चारों उदाहरण से हिंदू मुस्लिम भी शामिल हैं। मतलब कई सारी चीजें, कई फैक्ट क्लियर हो जाते हैं। तो इनके कहने का मतलब क्या था कि इसको कोई सैनिक अगर कहता है तो ये भी गलत है, कोई किसानों से जोड़ता है तो ये भी गलत है, कोई सिर्फ अगर इसको सामंतों जमींदारों से जोड़ रहा है तो ये भी गलत है, कोई राजा महाराजा से जोड़ता है तो ये भी गलत है। कहने का मतलब ये है कि भले ही यह विद्रोह छोटे एरियाज में हुआ है, लेकिन उस एरिया से किसानों ने, राजा महाराजों ने, सामंतों ने, जमींदारों ने, और यहाँ तक कि आदिवासी नेताओं ने भी इसमें भाग लिया था। कहने का मतलब इनके ये है। इस एग्जाम्पल से इन्होंने ये समझाने का प्रयास किया है। जैसे अगर हम लोग समझे, अगर तो झांसी से किसने नेतृत्व किया था, तो आपको हम लोग देखते हैं लक्ष्मीबाई जी ने। ठीक है, इसके बाद गोरखपुर से गजाधर सिंह ने, गोरखपुर से किसने? गजाधर सिंह ने। ठीक है, इसके बाद कानपुर में अगर हम देखते हैं, बहुत ही आईएमपी इलाका है, कानपुर से नाना साहब और तात्या टोपे ने, नाना साहब प्लस तात्या टोपे। ठीक है, इसके बाद बरेली से हम लोग देखते हैं, बरेली से बख्त खान है। ठीक है, असम में हम देखते हैं मणिराम दत्ता ने। ये कुछ उदाहरण है। हम देखिए, हमारे कहने का मतलब क्या है, मैं आपको अब यहाँ से ये क्वेश्चन आते हैं कि कहाँ पे किसने विद्रोह किया था। जैसे मैंने बरेली का नाम ले लिया, असम का नाम ले लिया, यहाँ पे मथुरा से कौन नेतृत्व कर रहा है, छोटा नागपुर से, फैजाबाद से किसने नेतृत्व किया था, झांसी से किसने नेतृत्व किया था, गोरखपुर से किसने नेतृत्व किया था, कानपुर से किसने नेतृत्व किया था, और बाकी जो है अवध, जिसको लखनऊ की अगर बात की जाए तो लखनऊ से किसने नेतृत्व किया था, बेगम हजरत महल ने। ठीक है ना, अपने पुत्र बिरजिस कादिर। ठीक है, अब ये कुछ उदाहरण है। देखिए 1857 की क्रांति को मैं डिटेल्स में पढ़ाऊंगा, मैं इसको समझाने का प्रयास इसलिए कर रहा था कि अब जब सभी विचारधाराएं आप समझ लेंगे कि किसने क्या कहा है, किसने क्या कहा,
तब आप इस पर आराम से लिखने में आपको सहूलियत होगी, क्योंकि तब आप का एक नजरिया इस विद्रोह के बारे में विकसित होगा। अगर आप सिर्फ साम्राज्यवादी विचारधारा के लेखक को जानते तो फिर क्या होता कि आपके लेखन में अस्पष्टता या निष्पक्षता नहीं रह जाती। लेकिन सारी विचारधाराओं को जानने के बाद हम किसी न किसी निष्कर्ष पे एक पहुंच ही जाते हैं। तो निष्कर्ष पे पहुंचने का मतलब क्या है कि इस पूरे चीज को देखा जाए तो ये लोग क्या है, राजा महाराजे हैं, ठीक है। ये कोई किसान है, कोई जमींदार है, ठीक है। सैनिक, मंगल पांडे जैसे सैनिक थे तो कई सैनिकों ने भी इसमें बहुत से सैनिकों ने इसमें भाग लिया था, ठीक है। अब उन राजाओं महाराजाओं में भी बहुत से राजा महाराजाओं ने भाग नहीं लिया था। बहुत से क्षेत्रों, बहुत से ऐसे क्षेत्र थे वो अलग रहे थे, राज्य जिसको आप कह सकते हो, ठीक है। और बहुत से ऐसे नेता थे, मतलब कह सकते हैं सामंत, जमींदार, किसान, बहुत से एरियाज के थे जिन्होंने भाग नहीं लिया था। तो कहने का मतलब क्या है कि इसमें कुछ एरियाज के जैसे लक्ष्मीबाई भाग ले रही हैं, ठीक है, तात्या टोपे भाग ले रहे हैं, नाना साहब भाग ले रहे हैं, हजरत महल भाग ले रही हैं, ठीक है। और वहाँ से हम देखते हैं जगदीशपुर या बिहार से हम देखते हैं कि कुंवर सिंह भाग ले रहे थे। उनके मरने के बाद अमर सिंह ने इसका नेतृत्व किया था, उनके भाई। तो इसके कहने का मतलब क्या है कि कुछ इलाके में यह आग सुलगी जरूर थी, ठीक है। राजाओं ने भाग लिया, महाराजाओं ने भाग लिया, किसानों ने भाग लिया, सैनिकों ने भाग लिया, ठीक है। हम यहाँ तक देखते हैं कि आदिवासियों ने भी भाग लिया, हालांकि वो एक आध जगह पे देखने को मिलता है। हम यहाँ पे देखते हैं कि यूपी के क्षेत्रों में विद्रोह की आग बहुत ज़्यादा थी, ठीक है। और बहुत से एरिया तो ऐसे थे जहाँ पे विद्रोह का कोई नामो निशान तक नहीं था। हम देखते हैं कि असम में थोड़ा बहुत विद्रोह देखा जाता है, लेकिन पंजाब पूरी तरह से अछूता रह जाता है, बहुत से इलाके अछूते रह जाते हैं। तो अगर इसको हम राष्ट्रीय नहीं कर सकते, अगर हम राष्ट्र की बात करें तो भारत एक राष्ट्र है, तो भारत एक राष्ट्र है, तो अगर इसको राष्ट्रीय विद्रोह तभी कहा जा सकता था जब पूरे देश के लोग जो है इसमें भाग ले लेते, ठीक है, सम्मिलित हो जाते, तब इसको हम राष्ट्रीय विद्रोह कर सकते थे, ठीक है। या हम कह सकते हैं कि इसको स्वतंत्रता संग्राम हम कब कर सकते हैं या कब नहीं कर सकते हैं। जैसे कहने का मतलब, जैसे मेरठ में, जहाँ से क्रांति की शुरुआत हुई और इसके बाद जैसे ये लोग दिल्ली आए और दिल्ली में बहादुर शाह द्वितीय, किसको, बहादुर शाह द्वितीय जफर को, बहादुर शाह को इन्होंने राजा बना करके नेतृत्व करने की जिम्मेदारी सौंपी थी, ठीक है। तो इनके मन में कहीं न कहीं ब्रिटिश राज्य को उखाड़ फेंकने की भावना निहित थी, तो कहीं न कहीं इनके अंदर स्वतंत्रता की बात थी। अब वो अलग बात है कि यह विद्रोह मतलब अपने मतलब एक सीमित दायरे में ही रहा, ठीक है, एक सबल नेतृत्व प्राप्त नहीं कर सका और सारे एरियाज के लोग एक साथ इसमें शामिल नहीं हो सके। कई सारी कमियां रही जिसके कारण यह विद्रोह सफल नहीं हो सका। लेकिन विचारधारा को अगर आप समझ लेंगे तो आगे जब हम लोग पूरे विद्रोह के बारे में पढ़ेंगे तो एक लिखने की जो मेंस में बात आती है, अब ये सारी चीज़ें तो प्री में भी आता है कि बरौत में किसने विद्रोह किया था, शाहमल ने, मथुरा में देवी सिंह, छोटा नागपुर में गोंड, फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला, झांसी में लक्ष्मीबाई, गोरखपुर में गजाधर सिंह, कानपुर में नाना साहब, तात्या टोपे, बरेली में बख्त खां, अस्सी में मणिराम दत्ता, लखनऊ में बेगम हजरत महल, बिहार में या जगदीशपुर में कुंवर सिंह, अमर सिंह, ठीक है। एक दो क्षेत्र और हम आपको पढ़ा देंगे। तो कहने का मतलब यह है कि जब सारी विचारधाराओं को हम लोग जान लेंगे तो एक स्पष्ट नजरिया हमारा निकल करके सामने आएगा और हम आराम से किसी चीज़ पर लिख सकते हैं। जैसे समीक्षा करिए, विवेचना करिए, आलोचनात्मक परीक्षण करिए, विवरण दीजिए, वगैरह वगैरह जो कुछ भी पूछता है तो इसको मैं दूसरी क्लास में क्लियर करा दूंगा कि अगर आलोचनात्मक परीक्षा कर रहा है तो कैसे करेंगे, समीक्षा करने की बात कर रहा है तो समीक्षा का क्या मतलब होता है, ठीक है, परीक्षण की बात कर रहा है तो उसका क्या मतलब होता है। फिलहाल ये वाला वीडियो बनाने का मेरा एक मकसद था कि थोड़ा सा मेंस में, प्री प्लस मेंस में आपको थोड़ा जो परेशानी है वो थोड़ी सी खत्म हो जाए, खासकर नए अभ्यर्थियों के लिए। तो किसी भी चीज़ पे अगर आपको लिखना है तो एक स्पष्ट नज़रिया आपको विकसित करना होगा, और स्पष्ट का मतलब एक निष्पक्ष नज़रिया आपको विकसित करना होगा। निष्पक्ष नज़रिया तभी विकसित हो पाएगा जब आप सभी प्रकार के विचारधाराओं को जानेंगे।
ठीक है। इसमें और भी एक दो लेखक आएंगे, ऐसी बात नहीं है, कुछ जैसे पूरन चंद्र जोशी जी आएंगे, ठीक है। कार्ल मार्क्स जी ने भी इसके बारे में कुछ ना कुछ बोला है। तो जब हम लोग सबको पढ़ेंगे ना तो एक नज़रिया हमारा बनेगा 1857 की क्रांति के बारे में, तो हम क्लियरली उसके बारे में लिख ले जाएंगे कि आखिर वास्तव में इसकी उपज क्यों हुई, कैसे हुई, सफल क्यों रहा, अरे असफल क्यों हुआ, ठीक है। कहाँ पे इसका नेतृत्व कैसे किया गया। अब कोई कहता है धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध षड्यंत्र था, हम लोगों को बर्बर बोला जा रहा है, जबकि कई एग्जाम्पल हमको मिलते हैं। जैसे दिल्ली में नील जो है, जनरल नील जो है, कई सौ लोगों को फांसी पर बिना मुकदमे के ही लटका देता है, ठीक है। हडसन जो है, हडसन का भी व्यवहार वैसा ही होता है, तो इनको क्या बराबर नहीं कहा जाएगा। तो मिला जुला करके जब पूरा एक परिदृश्य जब हमारे सामने उपस्थित होगा तो हमको मेंस लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगी। फिलहाल वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे चल करके ऐसे ही और ऐसे ही कुछ और वीडियोस आपको उपलब्ध कराएंगे। फिलहाल एक प्री और मेंस दोनों के लिए IMP है। 1857 की क्रांति इसी तरह से, चाहे असहयोग आंदोलन हो, चाहे स्वर्णिम आंदोलन हो, चाहे कोई भी आंदोलन हो, हर आंदोलन के पीछे के अगर कारण को और उसके अगर उस पर हमको अपनी निष्पक्ष राय विकसित करनी है या लेख लिखना है तो हमको विचारधारा को जानना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। तो जब विचारधारा को समझ लेंगे तो इतिहास को समझना हमारे लिए आसान हो जाएगा। फिलहाल वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब।